हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि 6 पार्ट में डिवाइड किया है एनसीईआरटी ने। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दूसरा पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, थर्ड पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फोर्थ पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिफ्थ पार्ट है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, सिक्स्थ पार्ट है डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट में रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन में जैसे गिल्स हो गया, जैसे लंग्स हो गया, कोई कोई मतलब वो अपने बॉडी, मतलब एक्सटर्नल बॉडी स्किन से, क्यूटेनियस स्किन से भी रिस्पिरेशन कर लेता है, ये सब देखेंगे। सेकेंड पार्ट होता है ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पार्ट 2। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हम लोग देखेंगे। ओके। और तीसरा पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम लोग देखेंगे एल्वेलॉय, मतलब कैसे, मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज करता है वेरियस लेवल पे, जैसे यहाँ पे दिया है एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वेलॉय, ब्लड, डी ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फोर्थ पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, जैसे O2 का ट्रांसपोर्ट गैस किस फॉर्म में होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, ये सब। फिर ये ग्राफ है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और फिफ्थ पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब किस किस पार्ट से कंट्रोल होता है, जैसे मेडुला, पॉन्स, etc। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें 3 है: अस्थमा, इम्पाइसेमा और ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं। As you have read, oxygen O2 is utilized by the organism to indirectly break down simple molecule like glucose, amino acid, fatty acids। इन सब के ब्रेक डाउन से क्या बनता है? ऑक्सीजन, इनडायरेक्टली। ओके। टू डिराइव एनर्जी, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction. Okay. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cell, and CO2 produced by the cell have to be released out. This process of exchange of O2 from the atmosphere and CO2 produced by the cell is called breathing. What is breathing? The process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 production by the cells is called breathing, commonly known as respiration. अब ये आपके लिए, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील दैट चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के कारण वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर 14.1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी एमोंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। हर एनिमल में अलग अलग ऑर्गन होंगे जिससे रिस्पिरेशन होगा, डिपेंडिंग मेनली ऑन द हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस लेवल में, जैसे हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, ऐसे। ये लोअर invertebrates like sponges, coelentrates, flatworms। लोअर ये है इन्वर्टिब्रेट्स, प्लेटफॉर्म तक एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाई सिंपल डिफ्यूजन ओवर द इंटायर बॉडी सरफेस। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लेटफॉर्म्स तक, वो कैसे मतलब रिस्पिरेशन करते हैं? तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ओके। अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवॉर्म जो है वो क्या, कैसे रिस्पिरेशन करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल से। ओके। क्यूटिकल मतलब स्किन के ऊपर वाला पार्ट होता है। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब। जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जैसे कि आपने पढ़ा था एनिमल किंगडम में, ट्रैकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ओके। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। और जो गिल्स से जो रिस्पिरेशन होता है उसको ब्रैंकियल रिस्पिरेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट। Specialized vascularized structure called gills are used by most of the aquatic arthropoda। arthropoda इसे करते हैं। and mollusca। whereas whereas
वैस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स। इंपॉर्टेंट। अब लंग से रिस्पिरेशन कौन करेगा? इसको पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहेंगे। जो गिल से रिस्पिरेशन होगा, गिल से, उसको ब्रैकियल रिस्पिरेशन। जो जो लंग से होगा उसको पल्मोनरी रिस्पिरेशन। ओके। आर यूज्ड by the terrestrial form for the exchange of gases among vertebrates। vertebrates के बारे में बात कर रहा है। fish use gills whereas amphibian, reptiles and bird and mammals respire through lungs। देखिए यहाँ पे लंग से कौन कौन रिस्पिरेशन कर रहा है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन, जिसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। अब ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जो हमारी नोज होती है उसके बारे में बात कर रहा है। ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप, अपर लिप के ऊपर वो ओपन होता है, ठीक। इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। ओके। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स। नेजल चैम्बर किस में ओपन होगा? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन है, मतलब जिसमें फूड और विंड पाइप दोनों ओपन होंगे। जैसे आगे लिखा है, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। किसके बारे में बात कर रहा है? फेरिंग्स। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के थ्रू फेरिंग्स ओपन होगा इनटू ट्रैकिया। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। लैरिंग्स देखिए, पहला पॉइंट एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है। दूसरा पॉइंट ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, साउंड बॉक्स इसको कहते हैं। ड्यूरिंग स्वॉलिंग, जब हम मतलब खाना निगलते हैं, देखिए जब हम लोग खाना खाएंगे तो जो विंड पाइप है वो क्लोज हो जाएगा। वो कैसे क्लोज होगा? तो वो एपिग्लॉटिस क्लोज करेगा ग्लॉटिस को। अब आगे ये लिखा है, during swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of the food into larynx। ठीक है, larynx में ना घुस जाए, जो फूड पाइप है प्रिवेंट करेगा। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट ट्यूब मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड हो रहा है, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकियो। ईच ब्रोंकी अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म अ सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। द ट्रैकिया, primary, secondary and tertiary bronchiole and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring। ठीक है, ये याद रखना है आपको। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये किससे कंप्लीट कवर्ड होते हैं? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये क्यों इनकम्प्लीट से कार्टिलेजिनस रिंग से होते हैं? क्योंकि वो कोलैप्स ना करे। जैसे एयर प्रेशर ज़्यादा कम ज़्यादा होता है तो वो मतलब जो ट्रैकिया जो ट्यूब है वो कोलैप्स ना करे, इसके कारण। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई। कौन एल्वेलाई को वो करता है? ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ओके। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइज द लंग्स। जो ब्रांचिंग पैटर्न है, नेटवर्क है, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? लंग्स। ठीक है। वी हैव टू लंग्स विच कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ठीक है, क्या लिखा है? वी हैव वी वी हैव टू लंग्स विच इज कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा से कवर्ड होता है और उसके अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, वो क्या फ्लूइड का क्या काम होगा? उसके उसके बीच में जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसको रिड्यूस करने के लिए। ओके। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ थोरैसिक चैम्बर। ओके।
थोरेसिक चैम्बर के ज़्यादा कांटेक्ट में होगा लाइनिंग, वेयर एज द इनर, आउटर किससे था, थोरेसिक चैम्बर। और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होगा वो किसके कांटेक्ट में होगा, लंग सरफेस के। ओके, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कंडक्टिंग पार्ट होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ओके, कंडक्टिंग पार्ट, वेयर एज द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म अ रिस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, वेयर एज द एल्वेलाई एंड द डक्ट्स फॉर्म द रिस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। अब देखिए, कंडक्टिंग का अलग काम होगा, रिस्पिरेटरी का अलग काम होगा। कंडक्टिंग क्या क्या करेगा, वो जो एयर है जो बाहर है उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाएगा, डस्ट को मतलब साफ करेगा, ऐसा ऐसा काम रहेगा। और रिस्पिरेटरी क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही आगे लिखा हुआ है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेलाई, ठीक है, क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंस, डस्ट पार्टिकल को हटाएगा, ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ओके गाइस, exchange part is the side of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। ये respiratory की बात कर रहा है, इधर conducting हम लोगों ने पढ़ लिया। okay? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं लंग्स, मतलब लंग्स की लोकेशन के बारे में ये पूरा। तो अब पढ़ते हैं आगे। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, सबको पता है, विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, एयर टाइट चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली। अब वो लंग्स, मतलब लंग्स कैसे कैसे बाउंड होगा, किधर कैसे कैसे वो मतलब डिस्कस कर रहा है। तो थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, मतलब पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम होगा, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स एंड ऑन लोअर साइड बाय डोम शेप्ड डायफ्राम। डायफ्राम लंग्स के नीचे होता है तो वो नीचे ही होगा, ठीक है, लोअर साइड। The anatomically setup of the lung in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will reflect in lung। ठीक है, such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। Respiration in all following steps: breathing or pulmonary ventilation, by which the atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। दूसरा, diffusion of O2 and CO2 across alveolar membrane। तीसरा, transport of gases by blood। चौथा, diffusion of O2 CO2 between blood and tissue। पांचवा, utilization of O2 by cell for catabolic reaction and resultant release of CO2 cellular respiration। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ गए, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। इसमें क्या क्या है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब देखिए गाइज, इंस्पायरेशन ये हो गया और ये एक्सपायरेशन हो गया। एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन मतलब एयर आउट, मतलब बॉडी लंग से एयर बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर में। इंस्पायरेशन मतलब बाहर से अंदर आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब एयर बाहर से अंदर आ रहा है मीन्स इंस्पायरेशन हो रहा है, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर का कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट कि कभी भी कोई चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर नहीं जाती। अगर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जा रही है तो उसमें एटीपी का कंजम्पशन होगा। तो नॉर्मली आ रही है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इंस्पायरेशन मतलब अंदर आ रहा है एयर, तो मतलब कहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का, एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा और लंग्स का प्रेशर कम, तो इंस्पायरेशन। लंग्स का प्रेशर ज़्यादा और एटमॉस्फेयर का कम, तो एक्सपायरेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। Breathing has two stages: inspiration, during which the atmospheric air is drawn in; expiration, by which alveolar air is released out। The movement of air into and out of the lungs is carried out, creating a pressure gradient, वही high pressure low pressure, between lungs and atmosphere। Inspiration can occur if the pressure within the lung, intrapulmonary pressure, अंदर का प्रेशर क्या होगा इंस्पायरेशन में, कम होगा, less than the atmospheric pressure। Important, there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure। Okay, similarly expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। Okay,
एक्सपायरेशन की बात कर रहा है। डायफ्राम and a specialized set of muscle external and internal costal matter between ribs helps in generation of such gradient. Okay, inspiration is initiated by contraction of diaphragm which increase the volume of the thoracic chamber. ठीक है, pressure is inversely proportional to 1 upon v, जो भी है नहीं हो रहा है, ठीक। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इनवर्सली। ओके, तो वही वो लिखा है, देखिए द डायफ्राम स्पेशलाइज्ड, ये तो हो गया। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इनटू एंटीरियर पोस्टेरियरली एक्सिस। वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर कम, ठीक है। इंस्पायरेशन लंग्स में आना है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल lifts the ribs and the sternum causing the increase in the volume of the thoracic chamber dorsoventral axis, ठीक है। the overall increase in the thoracic chamber cause a similar increase in the pulmonary volume, and increased pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which forces the air outside। देखिए गाइस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/v, वॉल्यूम कम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर कम, ठीक। तो अगर इंस्पायरेशन हो रहा है तो किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इंस्पायरेशन के केस में एटमॉस्फेयर का, क्योंकि वहाँ से लंग्स में आना है। और एक्सपायरेशन के केस में किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, लंग्स का, क्योंकि लंग्स से बाहर जाना है, एक्सपायरेशन। वही सब समझाया है। जब इंस्पायरेशन होता है तब क्या कौन कौन एक्टिव होता है, और जब एक्सपायरेशन होता है तब कौन कौन एक्टिव होता है। और ये जो सारी बातें ये लिखी हैं, ये एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेंगे। जैसे देखिए, पहला डायग्राम है, ये बताया है इंस्पायरेशन के बारे में। तो अब इंस्पायरेशन में क्या होगा, एयर, ये एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से क्या होगा, अंदर आएगी लंग्स में, तो प्रेशर यहाँ का ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा प्रेशर। ओके, देखिए इसमें क्या क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये अंदर आएगी। ओके, और दूसरे में रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, मतलब ये दोनों रेज्ड होंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और डायफ्राम में कुछ नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा बस। ओके, और यही डायग्राम नीचे एक्सपायरेशन के लिए है। एक्सपायरेशन में एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, इसमें बाहर जा रही है तो बाहर की प्रेशर क्या होगी, कम, और इसमें अंदर लंग्स की प्रेशर क्या होगी, ज़्यादा। तो अब देखिए, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब अपने नॉर्मल जो पोजीशन में रहते हैं वैसे आ जाएंगे। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर लंग्स का क्या होगा, इंक्रीज्ड। तो प्रेशर इंक्रीज्ड है तो यहाँ से बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। अब देखिए, डायाफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्च अपवार्ड, ठीक, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था इंस्पायरेशन में, इसमें आर्च अपवार्ड हो रहा है, ठीक है। इसमें रिब्स और स्टर्नम क्या हो रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, ठीक है। रेज्ड मतलब अपवार्ड आएगा तो वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। ओके, ये आपका क्लियर ही हो गया। ये इंस्पायरेशन पहला वाला, दूसरा वाला एक्सपायरेशन। अब वही सब चीज़ें ये ये जितना सब लिखा है वही सब चीज़ें लिखी है जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरनल कॉस्टल मसल रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड थर्मी द पल्मोनरी वॉल्यूम। दिस लीड टू द इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक्सपायरेशन। द एक्सप्लोजन अपीयर फ्रॉम द लंग्स, और दैट इज एक्सपायरेशन। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन, मतलब जो एडिशनल मसल एब्डोमेन में है उसके कारण हम लोग मतलब अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ऑन एन एवरेज
अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनहॉल्ड इन द ब्रीदिंग मोमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। इससे हम अपना ब्रीदिंग मोमेंट मतलब माप सकते हैं। विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब ये देखिएगा, इज रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, तीनों देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन, इट इज अप्रॉक्स 500 ml। दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 8000 ml पर मिनट, ओके। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना इंस्पायर इंस्पायर करने में, मतलब वाइट टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के कितना बचा है, ठीक है। तो ये कितना होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुली इंस्पायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन 2500 से कितना होता है, 3000। यही ERV कितना होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। दिस एवरेज 1000 to 1100 ml। Residual volume, volume of air remaining in the lungs even after the forceful expiration। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, मतलब हम लोग पूरा फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर देना है तब भी लंग्स में कुछ वॉल्यूम बचा रहता है, कुछ कैपेसिटी बची रहती है, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी वैल्यू 1100 ml से 1200 ml होती है। बाई एडिशनल ऑफ अ फ्यू रिस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब वन कैन डिराइव various pulmonary capacity which can be used clinical diagnosis, okay clear। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ध्यान दीजिएगा, जो टाइडल वॉल्यूम को नॉर्मल एक्सपायरेशन कहते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन जो हम लोग करते हैं उसके बाद अ टोटल वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन इंस्पायर। एक्सपायरेटरी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या हो रहा है, total volume of air a person can inspire after, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब वो इंस्पायर के बारे में ही बता रहा है नॉर्मल एक्सपायरेशन में, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। और इसी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ओके। इसमें टीवी और ERV आ जाएगा। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर that will remain in the lungs after normal expiration, this include ERB plus RB, okay। Vital capacity, the maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration, ठीक है। this include forced expiration के बाद बोल रहा है, this include ERB बचा, tidal volume बचा और IRB बचा, ठीक है। the maximum volume of air a person can breathe in आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, ओके। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होगी, जितना पूरा को मिला के, टोटल लंग कैपेसिटी एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड RB, ERB और TB। ये आपका हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। Hello guys, welcome to my channel. As today we will read about breathing and exchange of gases. As you have read, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें कैसे क्या क्या होता है। एल्वेलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके गाइस। एक्सचेंज प्राइमरी साइट कौन सा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एल्वेलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ओकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, O2 and CO2 आर एक्सचेंज इन the side by simple diffusion mainly based on the pressure concentration, high pressure, low pressure.
solubility of gas as occur Solubility of gas as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are some important factor can affect the rate of diffusion. इसमें ये बता रहा है गाइस कि देखिए जो जितना पतला पतला लेयर होगा उससे एयर जल्दी पास करेगा कि मोटा जो होगा, जो पतला होगा इससे आसानी से पास कर जाएगा। तो वही बता रहा है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस डिफ्यूजन में बहुत डिपेंड करती है, डिफ्यूजन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज में बहुत ज़्यादा। ओके, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ द गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखिए गाइस, पार्शियल प्रेशर होता है कि एक गैस का मतलब एक गैस का मिक्सचर है उसमें एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर कितना है। जैसे मान लीजिए PO2 है और PN2 है, ठीक। PO2 कितना है 80, PN2 कितना है 20, एक कंपोजिशन हमने लिया। तो PO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, PO2 प्लस PO2 बाय डिवाइडेड बाई, प्लस नहीं, PO2 डिवाइडेड बाई PO2 प्लस PN2। तो ये कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 20, तो ये हो गया 80/100। ओके, आप समझ गए होंगे। And it represents PO2 and PCO2 for carbon dioxide. Partial pressure of these two gases in the atmosphere, air, two side of diffusion table जो दिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब टेबल हम लोग देखेंगे। देखिए गाइस, इसमें एटमॉस्फेरिक एयर में O2 ज़्यादा रहेगा, CO2 कम रहेगा। एल्वेलॉय में O2 ज़्यादा है, CO2 कम है। डीऑक्सीजनेटेड में O2 कम है, CO2 ज़्यादा है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन है यानी O2 ज़्यादा है, CO2 कम है। टिश्यू में PO2 कम है, PCO2 ज़्यादा है। याद रखिए दो जगह CO2 ज़्यादा है, टिश्यू में ज़्यादा है और कहाँ ज़्यादा था, डीऑक्सीजनेटेड। ओके, अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 गुना टाइम हायर देन O2। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस टू द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर टू O2, ठीक है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ ए 3 मेजर लेयर, ठीक है, नेमली द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, पहला लेयर। दूसरा द एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी, दूसरा लेयर। तीसरा एंड द बेसमेंट सबस्टेंस, ठीक है, सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल इन बिटवीन देम। ओके, और याद रखिएगा मैंने क्या कहा था, जब थिन लेयर होगा डिफ्यूजन फास्ट, थिक लेयर होगा डिफ्यूजन स्लो, ठीक। तो यहाँ पे वही लिखा है, हाउ एवर इस टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। इन तीनों लेयर को मिला के भी इसका टोटल थिकनेस कितना होगा, मच लेस देन अ मिलीमीटर। ये तीनों लेयर है, स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। Therefore, all the factor in your body are favorable for diffusion of O2 and alveoli। ये तो इम्पोर्टेंट। फिर देखिएगा इस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते हैं, और गैस ब्रीदिंग में क्या क्या पढ़ाया गया, O2 और CO2, ठीक है। अब देखिए O2 जो है वो मेनली RBC के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन उसका होगा 97%। CO2 का मैक्सिमम मेजोरिटी किससे ट्रांसपोर्ट होगा, बाइकार्बोनेट से, ठीक है। CO2 का RBC के फॉर्म में 20 से 25% केवल होता है, वही सब लिखा है, पढ़ लेते हैं। Blood is a medium transport for O2 and CO2. About 97% of O2 is transported by RBC in blood, ठीक है। रिमेनिंग 3%, 97 उधर हो गया तो 3% O2 इज कैरिड आउट इन डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू 3%। नियरली 20 से 25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड थी RBC, 20 से 25 बस, वेयर एज 70% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड एज
बाइकार्बोनेट 70% कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाइकार्बोनेट के। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरीड इन द डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के थ्रू 7%। तो O2 सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किससे, RBC के थ्रू इन ब्लड। और CO2 कैसे, बाइकार्बोनेट के थ्रू। CO2 RBC में कितना, 20 से 25%। प्लाज्मा के थ्रू O2 कितना हो रहा है, 3%। प्लाज्मा के थ्रू CO2 कितना हो रहा है, 7%। ओवर। अब ये जो पार्ट है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। इसमें 2-3 चीज़ याद रखिएगा। PCO2 टिश्यू में ज़्यादा होगा, ठीक। PO2 एल्वेलॉय में ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखिए, अगर H+ का कंसंट्रेशन, अगर CO2 का कंसंट्रेशन, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये किसको सपोर्ट करेंगे, PCO2 को, ठीक। अगर pH ज़्यादा है, अगर PO2 ज़्यादा है तो ये किसको सपोर्ट करेंगे, PO2 के कंसंट्रेशन को, ठीक है। और एक चीज़, अगर PCO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो ये ग्राफ राइट के थ्रू आएगा। अगर PO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो ये लेफ्ट के थ्रू आएगा। ये PO2 का है, ये PCO2 का है, ओके। अब देखिए यही वो लिखा है, हीमोग्लोबिन इज a red color iron containing pigment present in RBC. O2 can bind with hemoglobin in reversible manner to form oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry maximum 4 molecule of O2. ठीक है, each hemoglobin can carry maximum 4 molecule of O2. Important. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen, partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are other factor which can interfere with the binding, ठीक है। ये सब इंटरफियर करेंगे जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था नीचे। A sigmoid curve obtained when the percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted as in PO2. This curve is oxygen dissociation curve, okay, and highly useful in studying the effect like PCO2, H+ concentration, etc. on binding O2 with hemoglobin in alveoli where there is a high PO2, low CO2, lesser H+ concentration and low temperature। ये किसकी बात कर रहा है, PO2 की बात कर रहा है एल्वेलॉय में। क्योंकि PO2 ज़्यादा है तो ये ग्राफ राइट रहेगा और लेफ्ट रहेगा, और PO2 की कंसंट्रेशन हम सबको पता है एल्वेलॉय में ज़्यादा रहता है। अगर यही टिश्यू में बात करेंगे तो टिश्यू में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, PCO2 का। उसमें H+ की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, PCO2 की भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। मतलब ये कुछ भी फैक्टर हैं तो वो PCO2 को प्रमोट करेंगे, वही आगे लिखा है। These factors are all favorable in the formation of oxyhemoglobin। ये ऊपर वाला ये क्या था, oxyhemoglobin के लिए। Whereas in the tissue where low PO2, high PCO2, high H+ concentration and higher temperature exist, these conditions are favorable for the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin। टिश्यू की बात कर रहा है। This clearly indicates that O2 get bound to the hemoglobin in the lung surface and get dissociated in the tissue। ठीक है, every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to the tissue in normal physiological condition। ठीक है, याद रखिएगा, every 100 ml of oxygenated blood can differ around 5 ml of O2 to the tissue। ये एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपको दे देगा कि 200 ml में कितना, तो 10 हो जाएगा। 500 ml में कितना, तो 5 गुणे 5 कितना होगा, 25। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये देख लेते हैं। वही एल्वेलाई और टिश्यू वाला चीज़ें बताएगा घुमा फिरा के। CO2 इज कैरीड बाई हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन 20 से 25%, हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग। ठीक है, CO2 की बात कर रहा है तो इसमें O2 मेजर फैक्टर हो सकता है जिससे CO2 ना बाइंड करे किसी से। ठीक है, जब PO2 ज़्यादा होगा तो CO2 बाइंड नहीं करेगा, जब
PO2 कम होगा तो CO2 ज़्यादा होगा तो वो बाइंड कर लेगा. More binding of carbon dioxide occur, whereas when the PCO2 is low, PO2 is high in the alveoli, the dissociation of CO2 from carboxyhemoglobin takes place. That is, CO2 which bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli. RBC contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase. यही इस रिएक्शन में एंजाइम का रोल प्ले करेगा. कार्बोनिक एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू. प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है. दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन. अब देखिए, CO2 से H2 ऐड हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के फॉर्म में बाइकार्बोनेट बना रहा है. ये फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के फॉर्म में HCO3 प्लस H+. आपने क्या पढ़ा था, H+ अगर ज़्यादा होगा तो किसको फेवर करेगा, PCO2 को. CO2 ज़्यादा होगा. अगर ये कम होगा तो PO2 भी, अगर ये कम होगा तो PO2 ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए, ये अगर रिएक्शन इस साइड को जा रही है, मतलब इस साइड को, इस साइड को, इधर इधर, तो ये किसको प्रमोट करती हुई दिख रही है, PCO2 को. क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो PCO2 का भी कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा. अगर ये रिएक्शन अपोजिट जाएगी इस साइड में, इस साइड में, इधर, तो ये इधर हाइड्रोजन को ख़त्म कर रहा है, इधर CO2 H2O है, तो ये किसको प्रमोट करेगी, PO2 को. यही नीचे लिखा है. एज द टिश्यू साइड वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म, CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड फॉर्म HCO3 कार्बोनेट और H+. ये टिश्यू की बात कर रहा है यहाँ पे, टिश्यू में, टिश्यू. ठीक. एट द एल्वेलर साइड, एल्वेलर मतलब एल्वेलाई के साइड पे PCO2 जहाँ पे कम है, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा रिएक्शन to the formation of CO2 and H2O. Thus, the CO2 is trapped as bicarbonate at the tissue level transported alveoli. यहाँ पे देखिए, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. Every 100 ml of oxygenated blood, जो ऊपर था वो ब्लड को कितना ट्रांसफर कर रहा था, 5 ml, जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा है. और ये यहाँ पे जो है नीचे, यहाँ पे एवरी 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्स 4 ml. तो ये 4 ml है, वो 5 ml ऊपर था. ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, जिसमें मेडुला और पॉन्स आएगा. इसमें 2 सेंटर होते हैं, निमोटेक्सिक्स और रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर. इसी के बारे में बताया है, पढ़ लेते हैं. Human being has a significant ability to maintain moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue. This is done by the neural system. ठीक है. A specialized center present in the medulla region of the brain can called the respiratory rhythm center. ठीक है. Is primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons of brain called pneumotaxic center, PP, Pons region, pneumotaxic region, can moderate the function of the respiratory rhythmic center. देखिए, मेडुला रिस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, पॉन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर. और जो पॉन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन भी करता है. न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ रिस्पिरेशन एंड दर भी अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट. ठीक है. यहाँ से जो न्यूरल सिग्नल आएगा फिर वो रिस्पिरेटरी रेट को कम भी कर सकता है. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive. ठीक है. Which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion. Increase in the substance can activate this center. देखिए, CO2 का इंक्रीज होगा ना तो ये सेंटर भी मतलब घबरा जाता है एक टाइप से. वो रिस्पिरेटरी सिस्टम को सिग्नल देगा, रिस्पिरेटरी रिदम वो न्यूमोटैक्सिक को सेंटर देगा. ऐसे ही प्रोसेस ये कंटिन्यू रहेगा. विच इन टर्न कैन सिग्नल टू, देखिए वही लिखा है, रिदम सेंटर मेक अ नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रिस्पिरेटरी प्रोसेस बाई विच द सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड. Receptor associated with erotic R and carotid R also can recognize the changes in CO2 and H+ concentration, send necessary signal to the rhythmic center.
of the remedial action. The role of oxygen in the regulation of respiratory quite insignificant. देखिए इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या था। पॉन्स था जो निमोटैक्सी सेंटर को कंट्रोल कर रहा था। मेडुला था जो रिस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को कंट्रोल कर रहा था। पॉन्स का जो निमोटैक्सी सेंटर है और रिस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को भी कंट्रोल करता है। और उसके बाद क्या था, जो CO2 और H+ का कंसंट्रेशन है वो भी मतलब उसके मतलब बढ़ने घटने से इसमें इम्पैक्ट आएगा रिस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर में, ठीक है। और O2 का रोल इसमें क्वाइट इनसिग्निफिकेंट टाइप में रहता है, मतलब बहुत कम, ना के बराबर रहता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें 3 दिया था जो हमने बताया था, अस्थमा, इम्फाइसेमा और ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा में क्या होता है गाइस? Asthma is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi और bronchioles। ब्रोंकी और ब्रोंक्योल्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से wheezing होगा हमको, ठीक है। इम्फाइसेमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। क्रॉनिक मतलब क्या होता है, जो स्लो होता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इन विच द एल्वेलर वॉल आर डैमेज्ड। एल्वेलर वॉल क्या होता है, डैमेज्ड हो जाता है। जैसे ये एल्वेलाई है ना, तो ये मान लीजिए नॉर्मल एल्वेलाई है, ठीक। और जब इम्फाइसेमा आपको हो जाएगा ना, तो ये एरिया जो होगा बहुत कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा जगह बचेगा। तो वो वही बोल रहा है, एट डैमेज ड्यू टू बी रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज्ड। इसमें डिक्रीज्ड हो जाएगा इम्फाइसेमा में। नॉर्मल ये है, बहुत कम इसमें हो गया। वन ऑफ द मेजर कॉज इज द सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इसका मेजर कॉज है, इसीलिए कहा जाता है सिगरेट और धूम्रपान से दूरी रखें। लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक, लास्ट डिसीज, occupational respiratory disorder in certain industry, especially those involving grinding and stone breaking. So much dust is produced that defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation। जैसे जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ये स्टोन वगैरह के, उसमें काफ़ी डस्ट निकलते हैं जो बार बार हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, बार बार एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम उतना मतलब अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता इस चीज़ों को। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू द इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस, proliferation of fibrous tissue and lead and thus cause serious lung damage, ठीक है। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। ओके गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग with so much patience. Bye bye.